नमस्ते। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के बारे में जिनके जीवन में आज एक नई सुबह हुई है। यह 20 जुलाई 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम सब ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया है जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशन भोगी कई दशकों से कर रहे थे। एक ऐसा फैसला जिसने पेंशन भोगियों के मुरझाए चेहरों पर उम्मीद और सम्मान की एक नई चमक ला दी है। सरकार ने ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि में एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा की है। जो न्यूनतम पेंशन अब तक महज 1000 रुपये हुआ करती थी, उसे एक ही झटके में 7.5 गुना बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूनतम पेंशन अब Rs 1000 से बढ़कर सीधे Rs 7,500 हो गई है। यह फैसला इसी महीने यानी जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया है और इसने देश भर के 78 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत प्रदान की है। यह महज एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के लंबे संघर्ष, उनकी प्रार्थनाओं और उनकी अटूट आशा का परिणाम है, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल देश की सेवा में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का सपना देखा था। इस फैसले के पीछे की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि यह घोषणा स्वयं। यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पेंशनभोगी संघों का वर्षों का अथक प्रयास, देश की सड्डीचकों पर किए गए अनगिनत प्रदर्शन, अदालतों में लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाइयां और अंत में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक हस्तक्षेप शामिल है, जिसने सरकार को पेंशन भोगियों की दुर्दशा पर ध्यान देने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया। पिछले कई सालों से पेंशन भोगी संगठन यह दलील दे रहे थे कि 1000 रुपये की मामूली पेंशन आज की कमरतौदा महंगाई के दौर में किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। जीवन के उस पदहाव पर जब शरीर कमजोर हो जाता है और दवाइयों का खर्च आसमान छूने लगता है, जब खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं के दाम हर दिन बढ़ जाते हैं, तब महज 1000 रुपये में गुजारा करना एक भद्दे मजाक से कम नहीं था। यह राशि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने के बजाय उन्हें हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर बनाने पर मजबूर कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों का संज्ञान लिया और सरकार को एक ऐसी पेंशन राशि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जो वरिष्ठ नागरिकों को न केवल जीवित रहने में मदद करे, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान करे। इसी आदेश की पृष्ठभूमि में सरकार और ईपीएफओ ने मिलकर यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो निश्चित रूप से देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाएगा। अब वे अपनी दवाइयों, अपने भोजन और अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। यह बढ़ोतरी उन्हें वह आर्थिक स्वतंत्रता देगी जिसके वे सही मायनों में हकदार हैं। इस बड़ी खुशखबरी के साथ साथ एक और राहत की खबर यह है कि ईपीएफओ ने केवल पेंशन बढ़ाने का ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि बढ़ी हुई पेंशन का पिछला बकाया यानी एरियर भी पेंशन भोगियों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया भी इसी महीने जुलाई 2025 से शुरू हो गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 तक सभी पात्र पेंशन भोगियों को उनका पूरा एरियर मिल जाए। यह एरियर उस अंतर को कवर करेगा जो पुरानी पेंशन राशि और नई Rs 7,500 की पेंशन राशि के बीच बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बकाया राशि ब्याज सहित पेंशन भोगियों के खातों में जमा की जाएगी, ताकि उन्हें उनके पैसे का पूरा मूल्य मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने के लिए ईपीएफओ ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। यह सारी बकाया राशि सीधे पेंशन भोगियों के उन बैंक खातों में जमा की जाएगी जो उनके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी पेंशन भोगियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका बैंक खाता और आधार कार्ड की जानकारी ईपीएफओ के पोर्टल पर पूरी तरह से सही और अपडेटेड है। यदि जानकारी में कोई भी गड़बड़ी हुई तो भुगतान में अनावश्यक देरी हो सकती है। इस महत्वपूर्ण समय में ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों को धोखेबाजों और जालसाजों से सावधान रहने की भी चेतावनी दी है। अक्सर ऐसे मौकों पर कुछ धोखेबाज गिरोह सक्रिय हो जाते हैं
और पेंशन भोगियों को फोन करके या नकली संदेश भेजकर अतिरिक्त लाभ का लालच देते हैं और उनकी व्यक्तिगत जानकारी या बैंक डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। ईपीएफओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे किसी भी पेंशन भोगी से फोन पर ओटीपी, पासवर्ड या बैंक खाते की गोपनीय जानकारी नहीं मांगते हैं। पेंशन भोगियों से आग्रह किया गया है कि वे केवल ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह के संदिग्ध संदेश या कॉल से सतर्क रहें। अब सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक पेंशन बढ़ोतरी का लाभ किसे मिलेगा और इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो ईपीएस 95 योजना का हिस्सा रहा है। इस R7500 की न्यूनतम पेंशन का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि कर्मचारी ने ईपीएस 95 योजना में कम से कम 10 साल तक योगदान दिया हो। इसके साथ ही उनका ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान नियमित रूप से अपने भविष्य निधि खाते में योगदान दिया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उन पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का एक अवसर दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि जून 2023 थी। जिन्होंने उस समय सीमा के भीतर उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था, वे इस नई योजना के लाभों के लिए भी पात्र हो सकते हैं। पेंशन भोगी अपनी पात्रता की स्थिति आसानी से घर बैठे जांच सकते हैं। इसके लिए उन्हें ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल पर जाना होगा। वहां वे अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन या अपने पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर यानी पीपीओ नंबर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं और अपनी पात्रता की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी पेंशन भोगी को अपनी पात्रता को लेकर कोई संदेह है या उन्हें पोर्टल पर जानकारी देखने में कोई समस्या आ रही है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने उनकी सहायता के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाई है। वे अपने नज़दीकी ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए ईपीएफओ का ईपीएफआई ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम यानी ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल भी 24 घंटे उपलब्ध है, जहां वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। कई पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर पेंशन की गणना किस आधार पर की जाती है। ईपीएफओ ने इसके लिए एक बहुत ही सरल और सीधा फॉर्मूला निर्धारित किया है। पेंशन की राशि की गणना इस सूत्र के आधार पर की जाती है: पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा 7ट। आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ पेंशन योग्य वेतन का मतलब सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 60 महीनों के वेतन का औसत होता है। हालांकि इस पर Rs15,000 की एक सीमा लागू होती है, जब तक कि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के साथ मिलकर उच्च वेतन पर योगदान का विकल्प न चुना हो। और पेंशन योग्य सेवा का अर्थ उन कुल वर्षों की संख्या है जितने साल कर्मचारी ने ईपीएस योजना में योगदान दिया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है और उसका औसत पेंशन योग्य वेतन 15,000 है। तो फॉर्मूले के अनुसार उसकी पेंशन बनती है 15,000 x 20 70, जो कि लगभग 4,286 होती है। लेकिन सरकार के इस नए और ऐतिहासिक फैसले के बाद भले ही किसी की पेंशन गणना के अनुसार 4,236 या उससे कम बन रही हो, उसे अब न्यूनतम 7,500 प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हर पेंशन भोगी को एक सम्मानजनक राशि प्राप्त हो। इसके अलावा इस पेंशन राशि को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस मूल पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाएगा। यह महंगाई भत्ता सीधे तौर पर देश में बढ़ती महंगाई से जुड़ा होगा और इसे साल में 2 बार संशोधित किया जाएगा, ताकि जैसे जैसे बाजार में चीजों के दाम बढ़ें, पेंशन भोगियों की पेंशन का वास्तविक मूल्य कम न हो। यह एक बहुत दूरदर्शी कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की यह बढ़ोतरी भविष्य में भी प्रासंगिक बनी रहे। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू और सफल बनाने के लिए पेंशन भोगियों को भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वे इस नई पेंशन योजना और बकाया राशि के लाभ से वंचित न रह जाएं। सबसे जरूरी काम है अपने आधार और बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करना।
उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज उनका आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड पूरी तरह से सही है। वे इस सत्यापन को ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर भी करवा सकते हैं। जिन पेंशनभोगियों को पहले से ही 8,500 से कम पेंशन मिल रही है, उन्हें कोई नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी पेंशन स्वतः ही बढ़कर नई राशि पर आ जाएगी। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को और भी अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसी साल जनवरी 2025 में एक नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस भी शुरू की है। इस नई प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब पेंशनभोगी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। इससे उन पेंशनभोगियों को बहुत लाभ होगा जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर या किसी दूसरे शहर में बस गए हैं। उन्हें अब पेंशन के लिए किसी एक विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अंत में एक बार फिर यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि सभी पेंशनभोगी किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि यूएएन, पासवर्ड, आधार नंबर या बैंक विवरण किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल और केवल ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, जिसका पता gov.in पर समाप्त होता है, या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। यह पेंशन बढ़ोतरी भारत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है, जो उनके लिए एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि देश अपने उन वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को नहीं भूला है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। यह उनके लिए सम्मान, सुरक्षा और एक बेहतर कल का वादा है। यह महज पैसों की बढ़ोतरी नहीं, यह उनके आत्मसम्मान की बहाली है, उनके संघर्ष की जीत है और एक नए, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की शुरुआत है।